सारी की सारी ऐसी मूवमेंट्स जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हो रही हैं वो सारी एक्टिव मूवमेंट कहलाती हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मूवमेंट होंगी, यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन करके जब आप कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसे कह रहे होते हैं ये एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म हो रही है। एक्टिव मूवमेंट्स की क्लासिफिकेशन अगर देखें तो इसमें ये वाली एक्सरसाइजेज आती हैं, यानी एक्टिव मूवमेंट की क्लासिफिकेशन में चार आती हैं। फ्री एक्सरसाइजेज वन, और दूसरे नंबर पे आती है जी असिस्टेड एक्सरसाइजेज। थर्ड नंबर पे आती है असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज। और फोर्थ नंबर पे आता है रेजिस्ट एक्सरसाइजेज। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं। सारी की सारी ऐसी एक्टिव एक्सरसाइजेज जो सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट की जाती हैं वो फ्री एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। फ्री एक्सरसाइजेज के यूजेस क्या हैं? रिलैक्सेशन बॉडी में अगर प्रोड्यूस करनी हो तो फ्री एक्सरसाइज यूज़ की जाती हैं। मसल की टोन को अगर मेंटेन रखना हो, क्योंकि जो इमोबलाइज पड़े हुए होते हैं पेशेंट्स, उनके अंदर अगर फ्री एक्सरसाइज ना करवाई जाए तो उनकी मसल टोन आस्ता आस्ता कम होने लगती है, यानी वीकनेस आने लग जाती है। इसके अलावा मसल की पावर को इंक्रीज करने के लिए भी फ्री एक्सरसाइज यूज कर की जा सकती हैं। और क्या क्या चीज़ें यूज की जा सकती हैं पावर को इंक्रीज करने के लिए? यानी अगर हम फ्री एक्सरसाइजेज की स्पीड को चेंज कर दें, उसके लिवरेज को चेंज कर दें या उनके ड्यूरेशन को चेंज कर दें तो मसल की पावर बढ़ रही होती है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन अगर बॉडी में प्रोड्यूस करना हो या बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस लाना हो, क्योंकि जब बेड रिडन पेशेंट बंदा काफ़ी अर्से बाद रहता है ना, उनका उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं खड़ा होकर कुछ चलने की कोशिश करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो उसको जब बेड के ऊपर ही ये फ्री एक्सरसाइज करवा दी जाती है, उसका कुछ कॉन्फिडेंस गेन होता है और वो मोबिलाइजेशन आसानी से करने के काबिल हो जाता है। एडवांटेजेस क्या हैं फ्री एक्सरसाइजेज के? कि बंदा दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करता, वो खुद क्योंकि अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लेता है। ग्रेविटी के अगेंस्ट ही हमारी ज़्यादातर मूवमेंट हो रही होती हैं। तो जब ये अपनी एक्सरसाइजेज करता है फ्री एक्सरसाइजेज, उसके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अपनी लाइफ के ज़्यादातर काम खुद करने लग जाता है, दूसरों के ऊपर उसको रिलाई नहीं करना पड़ता। तो इस तरह वो इंडिपेंडेंट होता जाता है अपनी लाइफ में। ये इसका एडवांटेज था। इसका डिसएडवांटेज क्या है फ्री एक्सरसाइजेज के? कि मैक्सिमम मसल की स्ट्रेंथ जो होती है वो गेन नहीं हम कर सकते फ्री एक्सरसाइजेज के अगेंस्ट, फ्री एक्सरसाइजेज यूज करके। हमें अगर फुल मसल की स्ट्रेंथ, फुल फंक्शन मसल का अगर उसको अचीव करना है तो हमें प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज करवानी पड़ती हैं। फ्री एक्सरसाइजेज से मसल की स्ट्रेंथ कुछ तो गेन हो जाती है, लेकिन उतनी गेन नहीं होती जितनी के मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन मसल की फ्री एक्सरसाइज से कभी भी अचीव नहीं होती, वो अचीव होती है हमेशा प्रोग्रेसिव रजिस्टेड एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ज़्यादातर मसल्स के ऊपर इनसफिशेंट डिमांड पड़ रही होती है, यानी इतना लोड नहीं पड़ रहा होता जितना कि उसको मसल की फुल स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए चाहिए। तो आपको ये भी पता होगा मसल के ऊपर जितनी ज़्यादा हम लोड डालते जा रहे होते हैं मसल की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो जब ग्रेविटी कितना फर्क डाल सकती है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही होती है मूवमेंट्स के ऊपर, तो जब ज़्यादातर डिमांड ही नहीं मसल के ऊपर पड़ रही तो उसके वो जो मसल्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा। जब उनके ऊपर लोड नहीं पड़ रहा तो उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव नहीं होती। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन अगर देखें फ्री एक्सरसाइज की, अब क्लासिफिकेशन है एक्टिव एक्सरसाइज की। टाइप क्या है? फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, लोकलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड तो वही होंगी जो कि आप किसी पार्टिकुलर मसल की एक्सरसाइज कर रहे हो। कोई पार्टिकुलर मसल की अगर फ्री एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज कहलाएगी। जैसा कि अगर नॉर्मल आप एल्बो की फ्लेक्शन कर रहे हो, सुपीनेशन कर रहे हो या प्रोनेशन कर रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी एक मसल की। लेकिन अगर आप पूरे अपने बॉडी की या ज़्यादातर मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज एक ही टाइम पे कर रहे हो तो वो जनरलाइज फ्री एक्सरसाइज कहलाएगी। जैसा कि अगर आप भाग रहे हो, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, पुशअप्स लगा रहे हो,
तो ये ऐसी सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनके अंदर आपके बॉडी के ज़्यादातर मसल यूज़ हो रही हैं, कोई एक मसल यूज़ नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा मसल यूज़ हो रही हैं, तो ये सारी कहलाती हैं, ये जनरलाइज्ड फ्री एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा जी, तो टेक्निक्स क्या हैं फ्री एक्सरसाइज की, यानी जब हमने ये फ्री एक्सरसाइज करनी होती हैं तो क्या क्या चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी होती है। पहले स्टार्टिंग पोजीशन को अडॉप्ट करना होता है। हर कोई एक्टिविटी करने के लिए एक खास पोजीशन होती है, क्योंकि उस पोजीशन में ही रह के जब एक्टिविटी की जाती है तो मसल प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। अच्छा, पहले आपने अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली पोजीशन अडॉप्ट कर लेनी होती है, यानी आप दूसरे को सिखाने जा रहे हो तो आपने उसको बता देना स्टार्टिंग पोजीशन आपकी क्या होगी। इंस्ट्रक्शंस फिर उसको देनी है कि इस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो आपकी बात को समझे और आपके साथ कोऑपरेट करे, यानी जो कुछ आप कह रहे हो उसको वो फॉलो करे। नहीं तो आप कहते रहो तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अगर वो आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा तो वो किस तरह से अपनी फ्री एक्टिविटीज करेगा, फ्री एक्सरसाइज करेगा, और जब वो नहीं करेगा तो उसके गेंस भी नहीं आएंगे। स्पीड, फिर आपने क्या करना होता है, फ्री एक्सरसाइजेज करते वक्त अपनी स्पीड को स्लो रखना होता है और रिदमिकल रखना होता है, यानी एक प्रॉपर रिदम के साथ करनी होती है। ऐसे नहीं कि अचानक से कोई फ्लेक्शन कर दी, अचानक से एक्सटेंशन कर दी, ऐसा करने से हमेशा इंजरी हो जाती होती है। एक प्रॉपर रिदम के साथ और स्लो स्पीड के साथ करनी होती है। फिर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन डिपेंड करता है आप कितना ड्यूरेशन रखोगे एक्सरसाइज का उस बंदे की कैपेसिटी के ऊपर, कि उसकी एंड्योरेंस कितनी है, उस बंदे में कितनी कैपेसिटी है, कितनी देर के लिए वो एक्टिविटी कर सकता है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है, प्रैक्टिस विद शॉर्ट रेस्ट पीरियड्स एंड शॉर्ट सफिशिएंट प्रैक्टिस विदाउट अनड्यू फटीग, यानी आपने ऐसे करना होता है, कुछ सेशन करवानी होती हैं, सेशंस के अंदर आगे सेट होती हैं, एक सेट करवाती हैं, फिर 1 से 2 मिनट का रेस्ट दे देती हैं, फिर दूसरा सेट करवाते हैं, फिर 1 से 2 मिनट का रेस्ट। तो इस तरह से जितने भी हमने सेट्स और रेपिटेशन करवानी हो वो करवा लेते हैं और बंदा ज़्यादा फटीग भी नहीं होता और हमें इसके इफ़ेक्ट्स भी अचीव हो जाती हैं। ये एक्टिव एक्सरसाइजेज, एक्टिव फ्री एक्सरसाइजेज की एग्जांपल्स हैं, जस्ट देख लें। ये वैसे तो हमने पीछे पढ़ लिया है, लोकलाइज होती हैं और जनरलाइज होती हैं। लोकलाइज किसी एक मसल ग्रुप की, और जनरलाइज बॉडी के ज़्यादातर मसल की उसमें एक एट अ टाइम एक्सरसाइज हो रही होती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ब्रीचिंग एक्सरसाइज कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो बैक के मसल हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, इसमें एब्डोमिनलिस की हो रही है, इसमें जी अब यहाँ से कर्ल्स अप करने लगा है तो यहाँ पे भी इसके एब्डोमिनलिस की हो जाएगी। यहाँ पे इसने ट्रंक को एक्सटेंड करना है तो ये बैक के मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। ये स्टार्टिंग पोजीशन है, यहाँ से ये ब्रीजिंग हमने करनी होती है। ऐसे फिर ये हैमस्ट्रिंग की भी ऐसे की जा सकती है, यानी ये पकड़ के यहाँ से रखेगी और यहाँ से नी को, ये हिप को जब एक्सटेंड करने की कोशिश करेगी तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही होगी। अच्छा जी, तो इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या है फ्री एक्सरसाइजेज के, ये पहले भी हम देख चुके हैं। रिलैक्सेशन अगर बॉडी के अंदर लानी हो तो फ्री एक्सरसाइज यूज की जाती हैं। रिदमिकल स्विमिंग एंड पेंडुलर मूवमेंट्स रिड्यूस टेंशन इन मसल दैट डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड रिड्यूस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी अगर बॉडी के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से मसल टेंस हो जाए, टाइट हो जाए, तो उस टाइटनेस की वजह से क्या होगा, मसल की टाइटनेस की वजह से एक तो रेंज ऑफ मोशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी जॉइंट्स की, दूसरा क्या होगा, आपका जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब आपने वो जो टाइट हो चुके हैं मसल उनकी रिलैक्सेशन करवानी है, या वो रिलैक्स हो जाएंगे तो जो रेंज ऑफ मोशन कम हुई है वो भी ठीक हो जाएगी, और जो बॉडी के अंदर इन कोऑर्डिनेशन आया हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग उस टाइट मसल के अंदर रिलैक्सेशन लाने के लिए क्या करवाओगे, फ्री एक्सरसाइजेज करवाओगे उसको। और वो फ्री एक्सरसाइजेज किसी भी किस्म की हो सकती है, जो यहाँ पे जस्ट ये पेंडुलर एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं, वहाँ पे कहीं बनी होगी पेंडुलर एक्सरसाइजेज, जिस तरह से वो पेंडोलम मूव कर रहा होता है, नहीं बनी हुई यहाँ पे। चलो, ये पेंडुलर मूवमेंट्स हैं,
ये जिस तरह से पेंडुलम मूव कर रहा होता है इस तरह से इसने करनी होती है। अच्छा जी, तो ज्वाइंट मोबिलिटी, ज्वाइंट को अगर हमने मोबिलाइज करना है, उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है तो वहाँ पे भी फ्री एक्सरसाइजेज की जाती हैं। ये यहाँ पे भी हमने रेंज ऑफ मोशन बढ़ाई थी, फ्री एक्सरसाइजेज करके ही रिलैक्सेशन करवाई थी, उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई थी। तकरीबन ये भी वही बात है। अच्छा जी, फिर हमने अगर मसल की पावर और मसल की टोन को बढ़ाना हो तो फिर भी यूज़ की जाती है फ्री एक्सरसाइजेज। अब पावर और स्ट्रेंथ और पावर में वैसे डिफरेंस क्या है अगर किसी को पता है तो? जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। बस जो हम अपनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उसको कहते हैं ये स्ट्रेंथ है। लेकिन जो पावर होती है ये टाइम डिपेंडेंट होती है। आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू W/T। यानी हम जो फोर्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं एक खास टाइम इंटरवल में कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी पावर होती है, एक खास टाइम के अंदर रह के। तो यहाँ से पता चल रहा है जो पावर होती है वो टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। सिंपल हमारी जो फोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसको कहते हैं हम, ये स्ट्रेंथ है हमारी। अच्छा जी, तो पावर बाय वर्किंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इंड्योरेंस बाय रिपीटेड प्रैक्टिसिंग। यानी अगर हमें पावर को बढ़ाना है किसी बंदे की तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ करनी पड़ेगी, ज़्यादा लोड अप्लाई करना पड़ेगा उस मसल के ऊपर। लेकिन अगर हमने इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है तो हमें रेपिटिशन ज़्यादा करनी पड़ती है, लोड कम यूज़ करना पड़ता है। लोड कम रख के ज़्यादा रेपिटिशन अगर करवाओगे तो हमेशा इंड्योरेंस इम्प्रूव होती है। अगर लोड ज़्यादा रख के रेपिटिशन कम करवाओगे तो इससे पावर ज़्यादा बढ़ती है और स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ती है। ये प्रिंसिपल है। अच्छा, फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अगर हमने बढ़ाना हो तो फिर भी ये फ्री एक्सरसाइजेज यूज की जाती हैं, जैसा कि पियानो वगैरह प्ले करना। इससे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रहा होता है। कॉन्फिडेंस गेन करना, ये पीछे भी हम देख के आए थे। अचीवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड efficient movement assures patient to control of his body giving him confidence satisfaction, जैसा कि जंपिंग और रोप जंपिंग वगैरह की जब हम उसको एक्टिविटी करवाते हैं तो उसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस वगैरह डेवलप होता है और वो सारे के सारे अपने लाइफ के काम जिसमें उसको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है वो इम्प्रूव होते जाते हैं। अच्छा, फिर सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कोऑपरेशन, रेस्पिरेशन इंक्रीज एंड हार्ट रेट इंक्रीजेज। यानी जब आप फ्री एक्सरसाइज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है और इसके साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। यानी आपका कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम इसके साथ कोऑपरेट कर रहा होता है फ्री एक्सरसाइजेज के साथ, क्योंकि जब आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन भी चाहिए और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन है वो किस तरह से आएगी, ब्लड के थ्रू आएगी, और ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, आपके लंग्स में से। तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ना ज़रूरी है और हार्ट रेट भी बढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन लाना चाहते हो तो उसके लिए भी फ्री एक्सरसाइजेज यूज़ की जा सकती हैं। दूसरी जो टाइप है आपकी एक्टिव एक्सरसाइज की, वो असिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। मसलन कोई पेशेंट है, उसको आप कहते हो एल्बो फ्लेक्शन करो ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो थोड़ी सी एल्बो फ्लेक्शन तो कर लेता है लेकिन फुल रेंज ऑफ मोशन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसके मसल के अंदर वीकनेस है। अब आप क्या करोगे, उसको कहोगे एल्बो को फ्लेक्स करो, जहां तक तो उसने फ्लेक्स कर ली, बाकी की रेंज ऑफ मोशन आप खुद पकड़ के पूरी करवा देते हो, असिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हो उसको। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हम रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं ये असिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं। और ये कब असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं, उस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रही होती, क्योंकि मसल के अंदर वीकनेस होती है। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स क्या हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करने के? जब आपने असिस्टेंस देनी है, हेल्प करनी है उसकी, तो उसी डायरेक्शन के अंदर आपने फोर्स लगानी है जिस डायरेक्शन के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। यानी एल्बो की अगर फ्लेक्शन
आप वो कर रहा है, तो आपने भी जब असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है तो एल्बो की फ्लेक्शन ही करवानी है। ऐसा नहीं कि आप एक्सटेंशन की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर दोगे। जिस तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपने असिस्टेंस की फोर्स उसी डायरेक्शन में देनी है। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है असिस्टेंस का, कि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑगमेंटेशन के लिए प्रोवाइड करनी है असिस्टेंस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले हम उस बंदे को कहोगे खुद फ्लैक्शन करो, एक्टिव फ्लैक्शन करो, जितनी वो खुद कर लेगा। उसके बाद आपने रेंज ऑफ मोशन जो बाकी रह गई है वो कंप्लीट करने के लिए असिस्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही आप उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दो। अगर स्टार्ट से ही असिस्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी। जितनी तो वो खुद कर सकता है उतनी तो वो करेगा, जो बाकी रह गई है वो आपने पूरी करवाने के लिए सिर्फ असिस्टेंस देनी है। ऐसा नहीं करना कि स्टार्ट से ही असिस्टेंस देना स्टार्ट कर देती है, ये नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने ऑगमेंट करना है, हेल्प करनी है बाकी रेंज ऑफ मोशन जो रह गई है उसको कंप्लीट करने में। अच्छा जी, फिर जो थर्ड प्रिंसिपल है वो ये है, आपने जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होना है उसको प्रोपोर्शनली डिक्रीज करता जाना है। यानी जैसे जैसे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपने अपनी जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कम करते जाना है। ठीक है, क्योंकि जब वो बार बार रेपिटेशन और सेट्स करता जाएगा स्ट्रेंथ गेन होती जाएगी उसके मसल के अंदर। तो जैसे जैसे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी आपने भी उसी तरह से अपनी जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे उसको कम करते जाना है। ठीक हो गया। ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जी असिस्टेंस प्रोवाइड करने के। इसकी भी टेक्निक्स हैं, जिस तरह फ्री एक्सरसाइज करने की थी इसकी भी बिल्कुल उसी तरह से है, हेडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टार्टिंग पोजीशन आपने अडॉप्ट कर लेनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली पोजीशन, जिस पोजीशन के अंदर बॉडी मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन में होगा और बड़ी प्रॉपर तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकेगी, वो आपने स्टार्टिंग पोजीशन अडॉप्ट करवानी है उस बंदे की। अच्छा, फिर पैटर्न ऑफ मूवमेंट आपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है। किस तरह से एक्सप्लेन कर देना है कि अगर उस बंदे की वो बंदा राइट अपर लिम के अंदर कोई एक्सरसाइज करना चाह रहा है, आप उसको करके दिखाना चाहते हो कि तूने इस तरह से ये एक्टिविटी करनी है। एक तो आप खुद अपने बॉडी के अंदर वो मूवमेंट परफॉर्म करके इसको बता सकते हो कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से तुमने करना है, या तो इस तरह से हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप उस बंदे के ही लेफ्ट अपर लिम के अंदर वही एक्टिविटी उसको परफॉर्म करके बताओ। उसको कहो कि जिस तरह से ये तुम अपने लेफ्ट अपर लिम के अंदर मूवमेंट कर रहे हो इसी तरह की मूवमेंट तुमने राइट वाले में करनी है। इस तरह से आप उसको पैटर्न ऑफ मूवमेंट सिखा देते हो कि ये देखो कि या तो आप खुद परफॉर्म करके दिखा देते हो उसको, या उस बंदे को कहते हो उसको करके दिखा देते हो उसके अपने बॉडी में ही ऑपोजिट साइड के ऊपर। यानी अगर राइट साइड के ऊपर नॉर्मली वीकनेस है तो लेफ्ट साइड तो नॉर्मल है ना, उसके ऊपर उसको परफॉर्म करके बता दो कि जिस तरह से तुम अपने ये लेफ्ट अपर लिम के अंदर मूवमेंट कर रहे हो इसी तरह से राइट अपर लिम के अंदर भी परफॉर्म करो। फिर जी फिक्सेशन करवानी होती है। आपको जैसा कि पहले ही पता है कि अगर हम ओरिजिन को स्टेबल ना रखें किसी मसल के और उस मसल की मूवमेंट करवाना स्टार्ट कर दें तो वो मसल कभी भी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। हमेशा ओरिजिन को फिक्स होना चाहिए और इंसर्शन को मूव करना चाहिए। ठीक है ना, जैसा कि हम ये बाइसेप की ही चलो बात कर रही हैं, तो बाइसेप ऊपर से आ रहा है आपके स्कैपुला से। आपने क्या करना होता है, स्कैपुला को स्टेबलाइज करना होता है, उससे उसका ओरिजिन स्टेबल हो गया बाइसेप का, और वो जाके इंसर्ट हो रहा है आपकी रेडियस वगैरह के ऊपर। तो वहाँ पे आपने उसको फ्री रखना है, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है या रेजिस्टेंस करनी है जो कुछ भी करना है उसको फ्री रहने देना है। तो स्टेबिलिटी आपने प्रोवाइड कर दी है, फिक्सेशन प्रोवाइड कर दी है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मसल को, यानी उसके ओरिजिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी है और उसके डिस्टल सेगमेंट को फ्री रहने दिया है ताकि वो अपनी प्रॉपर मूवमेंट कर सके। अच्छा जी, फिर इसके अलावा सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है। द मूविंग पार्ट शुड बी सपोर्टेड टू रिड्यूस द लोड ऑन मसल। मैनुअल सपोर्ट इज इफेक्टिव
since it can be provided in any plane suitable for movement and adjusted in each successive part of the range. अब ये होता है, आपने प्रॉपर जो सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ये सपोर्ट की बात वही बात हो रही है असिस्टेंस वाली बात, कि वो मसल के अंदर तो इतनी पावर है ही नहीं कि वो फुल रेंज तक जा सके, फुल मूवमेंट, फुल रेंज ऑफ मोशन तक मूवमेंट को परफॉर्म कर सके। तो आपने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है उस डिस्टल सेगमेंट को जो कि मूव कर रहा है। जैसा कि एल्बो फ्लेक्शन की, चलो मैं एग्जांपल देके चल रहा हूँ तो इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। वो बंदा फ्लेक्शन एल्बो की करने की कोशिश करता है, मिड रेंज तक फ्लेक्शन कर लेता है, लेकिन फुल रेंज ऑफ मोशन तक फ्लेक्शन नहीं कर सकता। तो वो मिड रेंज तक पहुंचने के लिए भी उसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जब मसल के अंदर वीकनेस होती है तो मसल कभी भी अपना प्रॉपरली नहीं मूव करके आ सकता, वो हमेशा इनकोऑर्डिनेटेड पोजीशन, इनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न में मूवमेंट कर रहा होता है। यानी मसल बाइसेप के अंदर अगर वीकनेस है तो आप उसकी मिड रेंज तक अगर उसको कहोगे कि फ्लेक्शन करो तो वो भी उसकी प्रॉपर नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से वो करेगा। तो वहाँ पे भी कुछ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ना कि खुद आप उसकी फ्लेक्शन करवाओ। यानी आपने सिर्फ इतनी असिस्टेंस करनी है कि उसका हाथ दोबारा से नीचे गिर ना जाए, इतनी सिर्फ सपोर्ट देनी है, बाकी वो फ्लेक्शन खुद कर रहा होगा। आमतौर पे जो असिस्टेंस या सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं वो किसी मशीन के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सकती है, आप खुद भी प्रोवाइड कर सकते हो। आमतौर पे जो हम खुद असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि हमें पता होता है कहाँ पे मसल के अंदर ज़्यादा वीकनेस है, किस रेंज के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो सपोर्ट या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको चेंज कर लेते हैं। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पे कम ज़रूरत होती है कम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मशीन के ऊपर तो जितनी हमने सेट कर दी उसने उतनी ही प्रोवाइड करनी है, बेशक कम की ज़रूरत है या ज़्यादा की। तो मशीन इसलिए समझते हैं कि वो ज़्यादा बेटर नहीं है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। आप खुद मैनुअल सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहे हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसको एडजस्ट कर लेते हो पेशेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, फिर ट्रैक्शन फिफ्थ टेक्निक है सिस्टिस एक्सरसाइजेज की। Preliminary stretching of weak muscle provide a powerful stimulus to contraction because it stimulates the muscle spindle, which helps in initiation of movement. अब वही ये बात है जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, मायोस्टेटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स। यानी मसल को जब उसकी एंड रेंज के ऊपर ले जाके अचानक से स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेच करके छोड़ा जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। यहाँ पे भी उसी टेक्निक को यूज किया जा सकता है कि अगर मसल के अंदर वीकनेस है उसको उसकी एंड रेंज के ऊपर लेके जाओ, वहाँ पे अचानक से उसको स्ट्रेच करके छोड़ो तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्टिविटी है ये। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा रिफ्लेक्स एक्टिविटी के तौर पे, उसी वक्त हम पेशेंट को कहेंगे अब तुमने साथ ही एक्टिव एक्सरसाइज भी करनी है। तो जो असिस्टेंस हम खुद उसको प्रोवाइड कर रहे थे, अब रिफ्लेक्स एक्टिविटी उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से भी ये तकनीक यूज़ की जा सकती है असिस्टेड एक्सरसाइज करने के लिए। मसल को एंड रेंज के ऊपर ले जाके अचानक से स्ट्रेच करके छोड़ो तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी के तौर पे मसल ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। जब वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन मसल शो कर रहा होगा उसी टाइम हम पेशेंट को कहेंगे अब इसी टाइम तुमने वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन भी करवानी है। तो एक तरफ वॉलंटरी एक्टिविटी हो रही है और उसके साथ साथ इनवॉलंटरी एक्टिविटी भी हो रही है, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, जिसकी वजह से मसल आसानी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और हमें असिस्टेंस देने की भी ज़रूरत बाज़ बात नहीं पड़ती, ऐसे ही रेंज पूरी हो जाती है उसकी काफ़ी हद तक। अच्छा जी, फिर एंटेगोनिस्ट मसल प्रॉपर स्टार्टिंग पोजीशन शुड बी सिलेक्टेड टू रिड्यूस द टेंशन इन एंटेगोनिस्ट मसल्स, जैसा कि पोजीशन इन विच द नी लेफ्ट is suitable for assisted dorsiflexion of foot। जी, ये इसी तरह से है, अगर आप अपने पाँव को ऊपर आसमान की तरफ उठा रहे हो तो ये डोर्सीफ्लेक्शन है, अगर उसको ज़मीन की तरफ लेके जा रहे हो तो ये प्लांटर फ्लेक्शन है। अच्छा, तो ये यहाँ पे कह रहा है असिस्टेड एक्सरसाइज जब आपने करवानी है तो हम उसके एंटेगोनिस्ट मसल को रिलैक्स होना चाहिए। ये तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एंटेगोनिस्ट रिलैक्स करते हैं। जब तक एंटेगोनिस्ट रिलैक्स नहीं होंगे तो वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कह रहा है कि आपने
ऐसी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन अडॉप्ट करवानी होती है उस पेशेंट को जिसमें उसके एंटेगोनिस्ट मसल रिलैक्स्ड हों, क्योंकि जब वो रिलैक्स होंगे ठीक है तो प्रॉपर मूवमेंट होगी। जैसा कि एग्जांपल में इसने बताया हुआ है सुटेबल फॉर असिस्टेड डोर्सिफ्लेक्शन, यानी अगर आप उस बंदे के फुट की डोर्सिफ्लेक्शन करवाना चाहते हो, असिस्टेड डोर्सिफ्लेक्शन करवाना चाहते हो, तो आपको उस बंदे के नी को फ्लेक्शन में रखना पड़ेगा। ठीक है जी। जब तक आप उसके नी को फ्लेक्शन में नहीं रखोगे तो उसके जो फुट की डोर्सिफ्लेक्शन आसानी से नहीं हो सकेगी। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे ये जो काफ मसल्स होते हैं ना, ये होती है गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस मसल्स, ये जब हम नी को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं ये टाइट हो चुके होते हैं, और जब हम नी को एक्सटेंड रख के डोर्सिफ्लेक्शन करवाएंगे तो वो पूरी नहीं हो रही होती। इसलिए हम जब नी जॉइंट को फ्लेक्स कर देते हैं तो ये जो हमारे काफ मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस ये रिलैक्स हो जाती हैं, और जब ये रिलैक्स हो जाती हैं तो डोर्सिफ्लेक्शन हमारी पूरी हो जाती है, क्योंकि ये हमारे काफ मसल एंटेगोनिस्ट मसल हैं उन मसल्स के जो कि हमारे फुट की डोर्सिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। टीबीएलएस एंटीरियर मसल एक होता है, ये सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, और भी बहुत ज्यादा है। टीबीएलएस एंटीरियर ऐसा मसल है जो कि हमारे फुट की डोर्सिफ्लेक्शन करवा रहा होता है, ये एगोनिस्ट मसल है। इसका एंटेगोनिस्ट कौन से मसल है? हमारे काफ मसल्स। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब हमने रेंज ऑफ मोशन को पूरा करवाना है एंटेगोनिस्ट मसल को रिलैक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे हम काफ मसल्स को रिलैक्स करवा रहे हैं नी की फ्लेक्शन करवा के, और फिर फुट की डोर्सिफ्लेक्शन पूरी हो रही है। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट टेक्निक है असिस्टेंस फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बाय फिजिकल थेरेपिस्ट हैंड, ये वही वाली बात है जो मैंने पीछे भी बताई थी कि जिस डायरेक्शन के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर आपने असिस्टेंस वाली फोर्स लगानी है। अच्छा जी, करेक्टर ऑफ मूवमेंट्स शुड बी स्मूथ एंड इट्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये वही बात हो रही है, ये पीछे भी लिखी हुई थी कि जो आपने मूवमेंट करवा रहा उन्हें वो स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए और रिदमिकल होनी चाहिए। अच्छा जी, रेपिटेशन कितनी आप रेपिटेशन करवाओगे वो डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, कि पेशेंट अगर ज़्यादा हेल्दी है, कुछ उसमें स्ट्रेंथ है, तो आप ज़्यादा रेपिटेशन करवा सकते हो, ज़्यादा टाइम के लिए कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, ज़्यादा लोड के साथ करवा सकते हो। और कोई वीकनेस है बॉडी में, कोई बेड रीडन पेशेंट है, तो उसको थोड़ी ये करवानी है रेपिटेशन भी, थोड़ी लोड भी काम और थोड़े टाइम के लिए। कोऑपरेशन ऑफ पेशेंट नेसेसरी है जी, क्योंकि जब तक पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, जो चीज़ें आप कह रहे हो उनको फॉलो नहीं करेगा, तो बॉडी में इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगी। इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या हैं असिस्टेड एक्सरसाइज के? वीक मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, मसल की इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी असिस्टेड एक्सरसाइज करवाई जाती है। ये जो कलर्ड में लिखी हुई है ना, काम की यही बातें हैं, बाकी छोड़ दो जो कुछ भी लिखा हुआ है। वीक मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए असिस्टेड एक्सरसाइज यूज की जाती हैं। इलास्टिसिटी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल की अगर बढ़ानी हो तो उसमें यूज की जाती हैं। न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन करनी हो, यानी दोबारा से री एजुकेट करना हो मसल को, क्योंकि जब ब्रेन का कोई डैमेज वगैरह होता है या कोमा वगैरह होता है तो बंदा वो जो सारी एजुकेशन हुई भी होती है, यानी मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो सब कुछ बंदा भूल जाता है, तो दोबारा से री एजुकेट करना पड़ता है वो वाले पैटर्न सारे। तो अगर वो वाले आपने करवाने हो तो फिर भी असिस्टेड एक्सरसाइज यूज़ की जाती हैं। जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना हो तो फिर भी यही यूज़ की जाती हैं। बॉडी के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन लाना हो फिर भी यही यूज़ की जाती हैं। अगर पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना हो फिर भी यही यूज़ की जाती है। बहुत ही ईजी है अगर इन आप मेन पॉइंट्स को फोकस में रखो तो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है असिस्टेड एक्सरसाइजेज की? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपने वो वाली एक्सरसाइजेज नहीं करवानी होती। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आप असिस्टेड एक्सरसाइजेज नहीं करवाओगे? जैसा कि एक्यूट टीयर और फ्रैक्चर हो चुका है, कहीं पे बॉडी में फ्रैक्चर हो गया है या कोई मसल वगैरह का मुकम्मल तौर पे टीयर हो गया है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, फीवर हो गई है, रेडनेस आ गई है, ख़ासतौर पे जॉइंट्स के अंदर रेडनेस और स्वेलिंग वगैरह हुई है। अच्छा, इमीडिएट फॉलोड
फॉलोइंग होना चाहिए। एम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन उसको हुआ है यानी हार्ट अटैक हुआ है, उसके फ़ौरन बाद ये असिस्टेड एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती इसको, बल्कि बेड रेस्ट दिया जाता है। इफ एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज इंड्यूस पेन ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी आप असिस्टेड एक्सरसाइजेज करवाते हो और वो करवाने से उसको पेन होता है, तो आपने वहाँ पे ये नहीं करवानी, मजीद छोड़ देना है। थर्ड जो टाइप है एक्टिव एक्सरसाइज की, वो असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज है। अब ये नाम से ही पता चल रहा है, रेंज ऑफ मोशन के एक पार्ट में आप असिस्टेंस दे रहे हो और दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस दे रहे हो, ठीक है। यानी एल्बो, चलो मैं उधर ही आता हूँ, एल्बो फ्लेक्शन के ऊपर आता हूँ कि मैं किसी बंदे को कहता हूँ तुम एल्बो की फ्लेक्शन करो, तो जब फ्लेक्शन करने की कोशिश करता है तो उसे फ्लेक्शन होती ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं होती, ठीक है। तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ एल्बो की फ्लेक्शन करवाने में, मिड रेंज तक मैं उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, खुद उसकी वो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन जब वो मिड रेंज तक आता है तो अब इस रेंज के ऊपर आगे उसके बाइसेप के अंदर अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वो यहाँ से काफ़ी जोर खुद लगा सकता है मिड रेंज के बाद। तो इस मिड रेंज के बाद मैं वो पहले पहले पार्ट में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, अब दूसरे पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, रेजिस्टेंस मैं जितनी अप्लाई करता जाऊंगा इतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो रेंज ऑफ मोशन के एक पार्ट में जहाँ पे वीकनेस थी, वहाँ उस वीकनेस को कंपनसेट करने के लिए मैं असिस्टेंस दे रहा हूँ, और उसी रेंज ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट में जहाँ पे स्ट्रेंथ मसल के अंदर है, उस स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाने के लिए मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये इसका कंसेप्ट था पीछे, a combination of assistance and resistance during a single movement. It is preferable over assisted exercises as it meets the muscular need with great accuracy. यानी जो आप पहले असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा रहे थे, यानी सारी रेंज मोशन के दौरान असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, उससे ज़्यादा प्रेफरेबल ये वाली एक्सरसाइजेस हैं असिस्टेड रेजिस्टेड, क्योंकि इसमें आप मतलब कि स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहे हो मजीद एक्यूरेसी के साथ, और जहाँ पे वीकनेस है वहाँ पे असिस्टेंस दे रहे हो, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इनसे स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी अचीव हो रही होती है असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज से। फोर्थ जो टाइप है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों में से, रेजिस्टेड एक्सरसाइज, जहाँ पे हमें क्या करना होता है, पेशेंट को कहते हैं मूवमेंट करो, और हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टार्ट से ही रेजिस्टेंस अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं रेंज ऑफ मोशन के स्टार्ट से ही, क्योंकि मसल के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पे भी एल्बो की, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसको कहता हूँ तुम एल्बो फ्लेक्शन करो, मैं तुम्हें फ्लेक्शन करने से रोकूंगा, रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने जोर लगा के उसको एल्बो की फ्लेक्शन करवाने से रोकना है, लेकिन वो जोर लगा के फ्लेक्शन कर रहा होगा, स्टार्ट से ही आप रेजिस्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे, और जब तक रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक रेजिस्टेंस अप्लाई करके रखनी है आपने। तो ये ऐसी एक्सरसाइजेज कहलाएंगी रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज, वो वाली एक्सरसाइजेज जो कि हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट परफॉर्म कर रही होती हैं, वो वाली रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज के रिजल्ट में हमेशा मसल का साइज भी बढ़ रहा होता है और मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होती है। जो मसल का साइज बढ़ रहा होता है उसको हम कहते हैं ये मसल की हाइपरट्रोफी हो गई है, ठीक है जी। मसल के साइज के बढ़ने को कहते हैं हाइपरट्रोफी, और अगर मसल फाइबर्स का नंबर बढ़ने लग जाए उसको हाइपरप्लेजिया बोल रहे होते हैं। अच्छा जी, तो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज दोनों तरह की हो सकती हैं, आइसोमेट्रिक्स भी हो सकती हैं, वो आइसोटोनिक भी हो सकती हैं। यानी ये दोनों ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक्स के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक के अंदर आपको पता है कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों आती हैं। ये जी इन सारी चीज़ों के जरिए हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये डंबल्स वगैरह हैं, वाटर के अंदर भी जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमें जोर लगाना पड़ रहा होता है, इसका मतलब है वाटर भी हमारे ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होता है। ये डंबल्स वगैरह उठा रहा है, ये डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वेट मशीन्स होती हैं, वाटर होता है, फ्री वेट्स होती हैं, डंबल पुली स्प्रिंग वगैरह,
बॉडी वेट को भी यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि जब हम पुशअप लगा रहे होते हैं हमारा अपना बॉडी ही रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट है जो वो खुद भी रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता है, यानी अपना बॉडी वेट डाल के रख सकता है उस बॉडी पेशेंट के ऊपर एज आ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स होते हैं जो कि मसल की एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। वो फैक्टर कौन से हैं? पावर, एंड्योरेंस एंड वॉल्यूम। पावर मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि टाइम डिपेंडेंट होती है, लेकिन स्ट्रेंथ टाइम डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आप किसी बंदे की पावर को इंक्रीज करना चाहते हो ना, तो या स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहते हो, आप क्या करोगे? ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे और कम रेपिटेशन करवाओगे। ठीक है जी। सिंपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो आप 10 किलो का वजन अप्लाई करके उसको कहोगे सिर्फ तुमने 5 रेपिटेशन करनी है। ठीक है, तो वो जब ऐसे 2-3 दिन करेगा तो 4 दिन के बाद आमतौर पे स्ट्रेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए आप लोड भी बढ़ाते जाओ। लेकिन अगर इंड्योरेंस बढ़ानी है तो आप रेपिटेशन ज़्यादा रखनी है लेकिन लोड कम रखना है। जैसा कि उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, उसी बंदे के अंदर अगर आप रेजिस्टेंस इंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हो तो क्या करोगे? 2 किलो वजन अप्लाई करोगे और उसको कहोगे तुमने 20 रेपिटेशन करनी है इसकी। तो ऐसे जब वो करेगा तो उसकी इंड्योरेंस बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, वॉल्यूम। इंक्रीज द पावर एंड स्ट्रेंथ विल लीड टू इंक्रीज द मसल वॉल्यूम। कि जब मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसकी पावर बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा? मसल का साइज बढ़ेगा और उसको हम कह रहे हैं मसल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। हाइपरट्रोफी को ही ये कह रहा है वॉल्यूम मसल का बढ़ जाएगा। अच्छा जी, इफेक्ट्स एंड यूजेस क्या है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज के? हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है रेजिस्टेड एक्सरसाइज करने से, मसल की इंड्योरेंस बढ़ रही होती है, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा होता है बॉडी के अंदर, मसल की हाइपरट्रोफी हो रही होती है यानी मसल का साइज बढ़ रहा होता है, मसल की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ब्लड मसल की तरफ जाने लग जाता है, मसल की पावर बढ़ने लग जाती है। टेक्निक क्या है जी? वही आपने अपनी सुइटेबल स्टार्टिंग पोजीशन अडॉप्ट कर लेनी होती है, यानी ऐसी पोजीशन अडॉप्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम बॉडी स्टेबल पोजीशन में हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने अपनी एल्बो की फ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने सपोर्ट किया हुआ है अपनी एल्बो को थाई के ऊपर ताकि यहाँ पे स्टेबल रह सके। और जब भी आपने ये रजिस्टेड एक्सरसाइज करनी है, स्टार्ट से ही रेजिस्टेंस अप्लाई करना स्टार्ट कर देनी है, यहीं से रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और फुल रेंज ऑफ मोशन तक ये रेजिस्टेंस अप्लाई हुए रहेगी, यानी फुल रेंज तक ये रेजिस्टेंस अप्लाई करके रखनी होती है। ऐसा नहीं करना कि एक पार्ट पे अप्लाई की अगले पार्ट में अप्लाई नहीं की। अच्छा जी, फिर यहाँ पे जो आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो वो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। कि इस तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपने रेजिस्टेंस ऑपोजिट साइड के ऊपर लगानी है। ये जो लोड पकड़ा हुआ है ये इसकी एल्बो की एक्सटेंशन करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो अपना बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये फ्लेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस की डायरेक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। अच्छा, इट शुड बी डिमिनिश ग्रेजुअली फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड ऑफ मूवमेंट, यानी जो आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो वो स्टार्ट में ज़्यादा अप्लाई करनी है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे इसकी फ्लेक्शन पूरी होती जा रही है आप रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करते जाओगे। ठीक है जी, ग्रेजुअली आपने डिक्रीज करता जाना है। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करनी होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी फ्लेक्शन पूरी होती जा रही है उसको रेजिस्टेंस को आप थोड़ा सा कम करते जाओगे। अच्छा जी, डोंट फॉरगेट टू गिव इनफ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन टू अवॉइड फटीग, यानी अगर आपने 10 रेपिटेशन करवानी है तो 10 रेपिटेशन करवा के उसको 1-2 मिनट का रेस्ट दो। फिर जो दूसरी बार जो 10 रेपिटेशन करवानी है वो बाद में करवाओ, उसके बाद फिर 1 से 2 मिनट का रेस्ट दो, फिर उसके बाद अगली रेपिटेशन करवाओ। तो ये पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन आपने बीच में देते रहना ताकि फटीग ना आ जाए। अच्छा जी, तो स्टार्टिंग पोजीशन वही बात लिखी हुई है कि आपने मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन अडॉप्ट करनी होती है। मूवमेंट पैटर्न पेशेंट को बता देना होता है, वही वो असिस्टेंस रेजिस्टेंस वाली ही बात कि आप उसको परफॉर्म करके
बता दोगे कि किस तरह से तुमने ये एक्टिविटी करनी है। आमतौर पे ऐसे हो रहा होता है, जिस बंदे को हम कहें ना शोल्डर की फ्लेक्शन करो, अगर उसके ये शोल्डर फ्लेक्सर्स वीक हों, वो क्या करता है, अपने ट्रंक को पीछे की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो ट्रंक को पीछे की तरफ बेंड करता है तो फिर भी उसका जो शोल्डर है वो फ्लेक्शन में जाने लग जाता है। तो कर तो वो ट्रंक की एक्सटेंशन रहा होता है, ट्रंक को एक्सटेंड करके शोल्डर को ऊपर लेके जा रहा होता है, लेकिन ये उसकी ट्रिकी मूवमेंट है। आपने ऐसी ट्रिकी मूवमेंट नहीं होने देनी, नहीं तो स्ट्रेंथ उसकी नहीं बढ़ेगी। अगर शोल्डर फ्लेक्शन करनी है तो शोल्डर फ्लेक्शन ही करे, ट्रंक को एक्सटेंड नहीं होने देना। अच्छा जी, तो इस तरह से ये मूवमेंट पैटर्न की बात थी कि जो एक्यूरेट मूवमेंट पैटर्न है वो आपने सिखाना है। फिर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर देनी है, यानी प्रोक्सिमल जो आपका ओरिजिन है मसल का उसको स्टेबल रखना है ताकि जो डिस्टल सेगमेंट है वो प्रॉपरली मूव कर सके। ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, वही स्ट्रेच रिफ्लेक्स वाली बात कि एंड रेंज के ऊपर जाके स्ट्रेच अप्लाई करके छोड़ोगे तो ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन आएगी मसल के अंदर, और उसी टाइम आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये रजिस्टेड एक्सरसाइज है। आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है यहाँ पे, असिस्टेंस तो प्रोवाइड नहीं ना कर सकते, क्योंकि असिस्टेंस वाली तो ये एक्सरसाइज है ही नहीं। एंड रेंज के ऊपर जाके आप जब आप क्या करोगे, स्ट्रेच रिफ्लेक्स अप्लाई करके छोड़ोगे तो मसल ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन शो करेगा। जब वो ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन कर रहा होगा उस टाइम आपने रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। अच्छा जी, रजिस्टेड जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो किस तरह से अप्लाई की जा सकती है, वेट के थ्रू भी, किसी स्प्रिंग के थ्रू भी, मैनुअल प्रेशर के थ्रू भी, वही जो पिक्चर में हम चीज़ें देख के आए वही है। अच्छा जी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस एलिसिट मैक्सिमम एफर्ट टू डिवेल्प पावर एंड हाइपरट्रोफी रिपीटेड कंट्रैक्शन और एंड्योरेंस। यानी ये वो बात लिखी हुई है कि अगर आप स्ट्रेंथ और पावर और मसल के साइज को बढ़ाना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस यूज करनी होगी, ज़्यादा लोड अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो रेपिटेशंस आपको ज़्यादा करवानी पड़ेंगी। करेक्टर ऑफ मूवमेंट पे क्या आता है, आपने जी स्मूथ मूवमेंट करवानी है, कोई जर्की मूवमेंट नहीं करवानी और स्लो स्पीड के साथ करवानी है तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन पॉसिबल हो सकेगी। अगर जर्की मूवमेंट वगैरह करवाओगे और इन कोऑर्डिनेटेड तरीके से करवाओगे, रेंज ऑफ मोशन भी पूरी नहीं होगी और स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगी। रेपिटेशन जी, रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइजेज विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस गेन पावर एंड हाइपरट्रोफी और मसल्स, जैसा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ट्रॉमेटिक इंजरी। ये कह रहा है कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही होगी वैसे वैसे आप अपनी रेजिस्टेंस को भी बढ़ाते जाओगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल की पावर भी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, मसल का साइज भी बढ़ता जाएगा। यानी रेपिटेशंस को ये आप देख लो कि नहीं बढ़ा रहा, सिर्फ और सिर्फ जो वेट अप्लाई कर रहा था वो वेट को ये बढ़ाता जा रहा है। वेट को बढ़ाते जाओ, रेपिटेशंस उतनी ही रहने दो। वो जब आप वेट को बढ़ा के एक्सरसाइज करवाते जाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी और मसल का साइज भी बढ़ता जाएगा। और ये कंडीशंस हैं सारी जिनके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हैं। ट्रोमेटिक इंजरी कोई हुई भी है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि शायद नाम तो आपने सुना ही होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है जॉइंट की ओल्ड एज के अंदर ये जाके। फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि काटोम्यून जॉइंट की डिजीज़ है, इसमें भी ये करवाई जाती हैं। पेशेंट्स कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, जब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा तो एक्टिविटी कैसे करेगा। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज, यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है आप प्रोग्रेस करते रहोगे रेजिस्टेंस को, जैसे जैसे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस भी बढ़ाते जाओगे। मसलन 4 दिन तक उसने 5 किलो वजन उठाया, तो 5वें दिन आप चेक करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होगी। तो अब 5वें दिन आप रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दो, पहले वो 4-5 किलो वजन उठा रहा था, अब 6-7 किलो आप अप्लाई कर दो। तो इस तरह जैसे जैसे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाए लोड भी बढ़ाते जाओ। तो ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हम रेजिस्टेंस को या लोड को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे होते हैं स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ, उनको कहते हैं ये प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हम आइसोमेट्रिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं और कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी
जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन होती जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर भी ये फिनोमेना यूज हो सकता है, और जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक आती हैं, उनके अंदर भी इस फिनोमेना को यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, और सबसे मोस्ट कॉमन जो टेक्निक है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वो यही है, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज वाली। कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक एक्सरसाइजेज में अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो ये जो कुछ लिखा हुआ है उसको देख लें। आपको पता है कि बॉडी में हमें एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत होती है, डेसिलरेशन की भी ज़रूरत होती है अपनी रोज़मर्रा के काम करने के लिए। तो जब आप ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हो, ये वाली ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हो, तो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन जब कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेज करवाते हो तो कम फोर्स प्रोड्यूस होती है। जब आप ई सेंट्रिक एक्सरसाइज करवाते हो तो मसल्स ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, कम ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यूज इज मच लोअर। हाँ जी, जब आप ई सेंट्रिक एक्सरसाइज करवाते हो तो मसल कम ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं और फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ई सेंट्रिक एक्सरसाइज ज़्यादा एफिशिएंट है। अच्छा जी, एफिशिएंसी ऑफ ये eccentric exercises इज हायर देन द concentric exercise। वही बात जो अभी मैंने बोली थी कि eccentric exercises, eccentric contraction ज़्यादा एफिशिएंट हैं, क्योंकि ये कम ऑक्सीजन यूज करके ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इसलिए यही कहा जाता है जब आप स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहो तो ज़्यादातर केसेस में हम ई सेंट्रिक एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हैं, कंसेंट्रिक कम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर रोज़मर्रा लाइफ में देखें, सब लोग ही कंसेंट्रिक करवा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत कर रहे होते हैं। ई सेंट्रिक ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री वेट्स और एक्सरसाइज की मशीन दोनों में कंपैरिजन करके बताया गया है कि एक्सरसाइज मशीन ऐसी होती हैं जो लोड अप्लाई कर रही होती हैं, फ्री वेट वही होती हैं जो हम फ्रीली वेट उठा रहे होते हैं, ये डंबल्स वगैरह हो गए। जो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं कि जो मशीन होती है उसके तो ऊपर आपने जो सेट कर दी वही बस चलनी है। लेकिन फ्री वेट को आप चेंज कर सकते हो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है तो वेट बढ़ाते जाओ, और अगर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही तो उतना ही वेट रखो। अच्छा जी, मशीन में देख लेते हैं। सेफ्टी एंड इजी टू यूज, कॉन्स्टेंट ऑन मोशन एंड जनरली सिंगल प्लेन ऑफ मूवमेंट। आप जो मशीन के थ्रू रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होते हो वो आमतौर पे मशीन एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट, एक ही प्लेन के अंदर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही होती है। यानी फ्लेक्शन कर रहे हो या एक्सटेंशन कर रहे हो तो सिर्फ उस प्लेन में मूवमेंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही होती है, वो कोई सुपीनेशन, प्रोनेशन या एबडक्शन एडक्शन के अंदर अप्लाई नहीं कर रही होती। इसलिए ये आमतौर पे कम ही बेनिफिशियल मानी जाती हैं, लेकिन सेफ हैं, इजी हैं यूज़ करनी मशीन, इसलिए ये यूज़ कर ली जाती हैं। लेकिन ये सिंगल प्लेन के अंदर ही आमतौर पे स्ट्रेंथ को बढ़वा रही होती हैं। फ्री वेट जो होते हैं डू नॉट रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, इनकॉर्पोरेट सर्टेन लेवल ऑफ न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। यानी अगर आप किसी बंदे के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहते हो तो फ्री वेट ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और जो मशीन होती हैं उनके वो क्योंकि बेल्ट वगैरह होती हैं, कुछ स्क्रू वगैरह लगे होते हैं, तो वो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं एक खास पॉइंट के ऊपर आके, वहाँ से आगे नहीं बंदा जा सकता क्योंकि वो बेल्ट वगैरह टाइट हो जाती हैं उस टाइम के ऊपर। लेकिन फ्री वेट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आती, आप फुल रेंज तक अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो। फिर जी ये थेरा बैंड्स कुछ होते हैं, जिस तरह से ये ट्यूब्स वगैरह नहीं होती, इलास्टिक ट्यूब्स, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि ये आप देख सकते हो प्लांटर फ्लैक्शन की को इम्प्रूव कर रही है, यानी जो मसल प्लांटर फ्लैक्शन उनकी करवाती है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से इसने रखा हुआ है, यहाँ से जब प्लांटर फ्लैक्शन करवाएगी तो ये जो ये बैंड सा है, ट्यूब सी है, ये स्ट्रेच होगी और रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही होगी। तो इस तरह से इनको भी यूज़ करके हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं किसी भी मसल की। अच्छा जी, जो एक्सरसाइज बैंड वगैरह हैं, ये जो ट्यूब्स वगैरह हैं प्लास्टिक रबर की बनी हुई, अलाउ फॉर फंक्शन इन मल्टीपल प्लेन्स,
एबिलिटी टू परफॉर्म मोर फंक्शनल मूवमेंट्स, यानी जब हम फंक्शनल मूवमेंट कर रहे होते हैं, रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर आपने ज़मीन से कोई चीज़ उठा के ऊपर रखनी है, बहुत सारी मूवमेंट आप एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हो। ट्रंक की फ्लेक्शन कर रहे हो, अपनी शोल्डर की फ्लेक्शन कर रहे हो, फिर अपनी फिंगर्स की फ्लेक्शन कर रहे हो, वहाँ से फिर उठा रहे हो, शोल्डर की फ्लेक्शन करके ऊपर जा रहे हो, ओवरहेड फ्लेक्शन कर रहे हो, फिर ऊपर चीज़ रख रहे हो। तो बहुत सारी मूवमेंट एट अ टाइम हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में हो रही होती है। तो ये थेरा बैंड्स जो होती हैं, एक्सरसाइज बैंड होती हैं, ये उन हमारी फंक्शनल मूवमेंट को ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। कैन बी यूटिलाइज विद PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर टेक्निक एंड प्लायोमेट्रिक्स। ये एक्सरसाइजेज के नाम हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। पूरी ये तरीका है इनका, वो हम किसी नेक्स्ट सेमेस्टर में देख लेंगे। जो भी आपको पढ़ाएगा ये डिटेल में आपको बताएगा, ये क्योंकि पूरे पूरे टॉपिक हैं, PNF techniques and plyometrics. अच्छा जी, वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज इन फोर्स रिक्वायर्ड एट डिफरेंट एंगल्स टू मूव अ पार्टिकुलर रेजिस्टेंस। या आपने जो इसमें याद रखनी है चीज़, वो सिर्फ ये याद रखनी है कि डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आप डिफरेंट रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो। जहाँ पे वीकनेस ज़्यादा है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम अप्लाई करनी है, और अगर ज़रूरत है तो असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी ज़्यादा अप्लाई करोगे। और जब भी आप 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होते हो, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस उस टाइम लग रही होती है किसी भी मसल के ऊपर। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जब भी कोई रेजिस्टेंस अप्लाई की जाती है, तो मैक्सिमम लोड पड़ रहा होता है उस मसल के ऊपर। ये एंगल याद रखना, ये MCQs में आ जाता है। बाकी एम ही लिखेंगे, कोई नहीं काम किया। प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज टेक्निक्स, टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ की। रेपिटेशंस, आपको पता ही है रेपिटेशन क्या होता है। कोई काम हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, तो वो रेपिटेशन होती है। रेपिटेशन मैक्सिमम, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। सेट, सेट क्या होता है कि सेट का भी आपको पता ही है, एक सेट के अंदर 10 रेपिटेशन होती हैं या 5 रेपिटेशन होती हैं, वो सेट कहलाता है। अच्छा जी, इंटेंसिटी, यानी हम कितना लोड यूज़ कर रहे हैं, कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी होती है। रिकवरी पीरियड, जो हम रेस्ट इंटरवल दे रहे होते हैं बीच में, एक सेट करने के बाद रेस्ट इंटरवल, फिर दूसरा सेट करने के बाद रेस्ट इंटरवल, तो ये हमारे रिकवरी पीरियड होते हैं। फ्रीक्वेंसी, यानी हम एक हफ्ते के अंदर कितने दिन कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसको हम कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। आमतौर पे कहा जाता है ना, हफ्ते में 4-5 दिन आपने ये एक्सरसाइज किया करनी है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा जी, रिकमेंडेड टेक्निक्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, 4 चीज़ें आमतौर पे कंसीडर की जाती हैं। अटेंडेंस लगा लूँगा मैं खुद ही। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ लोड, आमतौर पे वही ऊपर वाली बातें लिखी हुई हैं कि जब भी आपने प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवा रहा होना है, तो कितना लोड अप्लाई करना है, कितनी रेपिटेशंस करवानी है, कितने सेट्स करवाने हैं, और कितनी फ्रीक्वेंसी से वो एक्सरसाइज करवानी है, यानी एक वीक में कितने दिन करवानी है। हाँ जी, तो यही है बात कि आप 10 बार अगर किसी मूवमेंट को रिपीट कर रहे हो मैक्सिमम लोड के साथ, तो वो आपकी 10 RM होगी। ये कहता है पहले आपने 10 RM फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, 10 RM आपका निकला, 10 किलोग्राम आपका 10 RM निकला है। ठीक है जी, और वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि फाइंड आउट ये कैसे करना है, पहले हम उसको कहेंगे 2 किलो वजन उठाओ जी। 2 किलो वजन अगर उसने 10 बार आसानी से उठा लिया, तो हमें पता है 2 किलो इसने उठा लिया। फिर हम कहेंगे आप भाई 4 किलो उठाओ। 4 किलो उसने 10 बार उठा लिया बड़ी आसानी से, हमने 6 किलो कर दिया। उसने 6 भी उठा लिया 10 बार, हमने 8 कर दिया, वो भी उसने उठा लिया। फिर 10 पे आ गए जी, 10 किलो वजन हमने उसको कहा ये तुम उठाओ। जब उसने 10 किलो वजन भी बड़े आराम से उठा लिया, हमने 12 कर दिया। जब
उसने 12 किलो वजन के साथ रेपिटेशन करना स्टार्ट की। उसने 7 की रेपिटेशन, 8 की, 9 की, 9वीं रेपिटेशन के ऊपर आ गई या 10वीं रेपिटेशन के ऊपर आ गई। रेंज ऑफ मोशन तो उसने कंप्लीट कर ली, लेकिन जब वो मूव कर रहा था तो उसका हाथ वो कांपने लग गया या वो रेंज ही कंप्लीट नहीं कर सका। तो हमें पता चल गया है इस बंदे की जो रेपिटेशन मैक्सिमम है वो 12 रेपिटेशन मैक्सिमम नहीं है, वो इसकी 10 रेपिटेशन मैक्सिमम है। क्योंकि 12वें पे तो आके वो रेंज ही नहीं कंप्लीट कर सका, ये हाथ उसका कांपने लग गया था। तो हमने उससे एक स्टेप नीचे आ जाना होता है। हमें पता चल गया है कि इसकी रेपिटेशन मैक्सिमम अब 10 है। ठीक है, 10 किलो वजन ये 10 बार बड़ी आसानी से उठा सकता है, वो हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, 10 किलो का हाफ कितना होता है, 5 किलो। तो ये जो लिखा हुआ है 50% ऑफ 10 RM, 10 RM हमारा निकला था 10 किलो, हमने उसका हाफ का लिया, 50% कर लिया तो 5 किलो रह गया। हमने उस बंदे को पहला सेट करवाना है 5 किलो वजन के साथ। ठीक है जी, हमने कहना है तुमने 10 बार रेपिटेशन करनी है इस एक्टिविटी की 5 किलो वजन के साथ। फिर दूसरा सेट जब तुमने करना है तो अब तुमने तकरीबन 7.5 किलो वजन के साथ दूसरा सेट करना है, यानी अगली जो 10 रेपिटेशन करनी है वो 7.5 किलो वजन के साथ करनी है। और जो थर्ड सेट तुमने करना है वो तुमने 10 किलो वजन के साथ करना है, 10 रेपिटेशन करनी है 10 किलो वजन उठा के। ये 3 रेपिटेशन, ये 3 सेट तुमने रोज किया करने हैं। ठीक है, 1 वीक तक आपने ये रोज करवाने हैं उसको, हर रोज ये 3 सेट करवाने हैं। 1 वीक के बाद आप दोबारा से उसी तरह से अब उसकी रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे। अब देखो, जब आप 1 वीक के बाद चेक करोगे तो आप देखोगे कि अब वो बंदा 12 किलो वजन भी बड़ी आसानी से उठा लेगा। तो इसका मतलब है उसकी रेपिटेशन मैक्सिमम अब बढ़ चुकी है। अब आप जब नेक्स्ट वीक में उसको ट्रेनिंग करवाओगे तो अब आप जो स्टार्टिंग रेपिटेशन मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, लोड ज्यादा होगा, रेपिटेशन उसकी उतनी ही रहेगी, लोड आपने बढ़ाना है। जो पहले उसका स्टार्टिंग लोड आपने रखा था 5 किलो, वही अब आप स्टार्टिंग लोड 6-7 किलो रखोगे पहले सेट में। जो दूसरे सेट में उसका 7.5 किलो था तो अब आप दूसरे सेट में उसका 8 से 9 किलो रखोगे। और तीसरे सेट में आके पहले जो उसका 10 किलो था अब आप 12-13 किलो रखोगे। इसी तरह जैसे जैसे वीक गुजरते जाएंगे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, लोड को बढ़ाते जाओगे, लेकिन ये रेपिटेशन 10 ही रहेंगी। इस बात को याद रखना, रेपिटेशन आपने नहीं बढ़ानी, रेपिटेशन 10 ही रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ वीक गुजरने के साथ साथ आपने लोड बढ़ाते जाना है। ये जी इसका डी लोअर का मेथड था स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, प्रोग्रेशन कैसे करते हैं प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज की। जैसा कि पहले बोल चुका हूँ कि हम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जा रही है रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे होते हैं, लोड को बढ़ाते जा रहे होते हैं। तो हम रेजिस्टेंस को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो पाउंडेज बढ़ा सकते हैं यानी वेट बढ़ा सकते हैं, एक ये मेथड हो गया। दूसरा हम लिवरेज बढ़ा सकते हैं। लिवरेज जब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये समझ में आती है, लीवर जब ज़्यादा बड़ा होता है तो इसका मतलब है फोर्स भी ज़्यादा उस बंदे को लगानी पड़ रही है, क्योंकि हम लिवरेज पे रेजिस्टेंस आर्म को बढ़ा रहे हैं। वो आपने मैकेनिकल प्रिंसिपल पीछे कहीं पढ़ा होगा। जब हम लोड आर्म बढ़ा रहे होते हैं तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा लगानी लग रही होती है मसल के ऊपर। इसके अलावा अल्टरनेशन इन स्पीड, स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। लाजमी बात है हम अगर ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज कोई कर रहे हैं तो मसल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ज़्यादा हम लोग कोई मूवमेंट स्लोली परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप स्टार्ट में कोई रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करवाना चाहते हो तो उस बंदे को कहो कि तुम बड़ी तेज़ी से ये मूवमेंट किया करो, फास्ट तरीके से मूवमेंट किया करो। लेकिन जब आपने मजीद लोड को बढ़ाना हो तो बेशक आप लोड वगैरह ना बढ़ाओ, बेशक टाइम भी ना बढ़ाओ, लिवरेज भी ना बढ़ाओ, सिंपल उसको कह दो कि यही मूवमेंट तुमने इतने ही लोड के साथ स्लोली परफॉर्म करनी है। तो जब वो स्लो तरीके से वही मूवमेंट परफॉर्म करेगा उसको बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा जोर लगेगा उतनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये जो एक प्रिंसिपल मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि जैसे जैसे आप लोग लोड बढ़ाते जाओगे मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसको हम कहते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल। ठीक है,
ओवरलोड प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे जैसे आप लोग लोड को बढ़ाते जा रहे होते हो उसी तरह से मसल की स्ट्रेंथ पावर भी बढ़ती जा रही होती है। इसको ओवरलोड प्रिंसिपल कहते हैं। ओके।